Okay, my dear students. So yesterday, you know that we had completed with the inert electrolysis, in which the inert electrodes they were used. So today we are going to start with the reactive electrolysis. Okay जी. तो व्हाट इज द रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस और इसको हम लोग कैसे जो है वो अप्लाई करते हैं जी. ठीक है. सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक बर्तन लेते हो जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इसके अंदर जो है वो दो रॉड्स लगे होते हैं. दीज रॉड्स आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि इनको हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं. ठीक है जी. और ये इलेक्ट्रोड्स बैटरी के साथ ज्वाइन होते हैं. बैटरी की एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है. तो जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को, छोटी लाइन नेगेटिव को शो करती है जी. पॉजिटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम कहते हैं एनोड, और नेगेटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको जो है वो हम लोग कैथोड कहते हैं जी. ठीक है, लाइक दैट. अच्छा जी, ये दोनों रॉड्स जो हैं इस दफा ये कॉपर के बने हुए हैं. दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. और यहाँ पे एक लिक्विड चीज पड़ी हुई है. मैंने आपको बताया था कि लिक्विड चीज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होती है. और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि अपनी मोल्टन या एक्वस फॉर्म में आयंस प्रोड्यूस करता है. ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं सारा. ठीक है जी. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है माय डियर, दैट इज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है जी. तो ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो रेडी है. नाउ हाउ डज दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क. आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था जी. क्या बताया था कि जब भी कोई इस तरह का सेल बनाओ तो तुम लोगों ने चार स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. कौन कौन से. पहले स्टेप में लिक्विड चीज को देखना है, उसका नाम पढ़ना है कि उसका नाम क्या है. उसका नाम पढ़ के और उसके आयंस बनाने हैं जी. और आयंस कैसे बनेंगे. अगर इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ चार वर्ड्स में से कोई एक वर्ड लिखा हो, एक्वस, सॉल्यूशन, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, तो फिर तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ अगर ये चीजें लिखी हो तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के साथ वाटर के भी आयंस बना देने हैं जो कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं. और अगर इलेक्ट्रोलाइट के नाम के साथ मोल्टन लिखा हो, मोल्टन मेल्ट हुई भी चीज होती है, पिघली हुई, उसमें पानी के आयंस नहीं बनाते. तो यहाँ पे सबसे पहला काम इसके आयंस बनाते हैं. तो कॉपर, कॉपर का आयन क्या बनेगा, Cu+2. सल्फेट, इसका आयन क्या बनेगा, SO4-2. सॉल्यूशन का वर्ड लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, वाटर के भी आयंस बना देंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. यहां तक क्लियर हो गया सबको. ये पहला स्टेप है. उसके बाद दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने इलेक्ट्रोड्स को देखना है कि इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये इनर्ट हैं कि रिएक्टिव हैं. और मैंने इसकी पहचान क्या बताई थी कि जिस चीज के ये इलेक्ट्रोड बने हुए हैं अगर उसका आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट ना हो तो उनको इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं. और इनर्ट इलेक्ट्रोड जब हो तो ये पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाके और इनका प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता था. ये इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस में कर चुके हैं हम लोग. लेकिन अब क्या होना है, अब यहां पे देखें इलेक्ट्रोड्स किस चीज के बने हुए हैं, कॉपर. तो सॉल्यूशन में देखें कॉपर का आयन आपका प्रेजेंट है. तो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं और कॉपर का आयन सॉल्यूशन में मौजूद है. तो इसका क्या मतलब है, ये कौन से इलेक्ट्रोड्स हो गए, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स टेक पार्ट इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे जी. ठीक है. इसमें ये आयंस कुछ भी नहीं करेंगे, दे वुड रिमेन इन द सॉल्यूशन. इन्होंने कुछ भी नहीं करना. तो जब सॉल्यूशन में से कोई आयन इस्तेमाल ही नहीं होगा, सॉल्यूशन के जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी, तो सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा जी. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं. पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. ठीक है जी. तो दीज
electrodes take part in the reaction and these electrodes have ions of its own kind in the electrolyte। ठीक है जी, यानी जिस मटेरियल के ये रॉड्स बने हुए हैं उनके जो आयन हैं वो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे जी। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसमें होना क्या है ये जरा गौर से सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है। रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने पहले ही बताया कि सॉल्यूशन के आयन ने तो कुछ नहीं करना, दे वुड रिमेन इन द सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो सारा काम कौन करेंगे, ये रॉड्स करेंगे। कैसे करेंगे, एट एनोड। एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, और एनोड जहां पे लिखा हो वहां पे याद रखो कि एक ही प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। जहां पे एनोड वर्ड हो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है जी। ठीक है जी, और जहां पे कैथोड वर्ड लिखा हो वहां पे रिडक्शन हो रही होती है। तो दूसरी चीज भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि एट कैथोड इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल, इस पे हमेशा रिडक्शन होती है, और रिडक्शन वर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये दो चीजें तुम लोगों ने याद रखनी है। अब यहां पे होगा क्या, ये देखें जी, ये एनोड जो है ये किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का। तो यहाँ पे कॉपर के एटम्स हैं, ये सारे कॉपर के एटम्स हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा कि एक कॉपर का एटम टूट के कॉपर का आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। यानी एनोड पे कॉपर का एक एटम टूटा, क्या बना दिया, कॉपर का आयन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, आयन तुम लोगों के आगे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन रॉड में है। इलेक्ट्रॉन वायर्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे और कैथोड में आ जाएंगे, आयन सॉल्यूशन के थ्रू ट्रेवल करेंगे और कैथोड में आ जाएंगे, और दोनों यहां पे दोबारा से जुड़ जाएंगे, यानी उल्टा काम हो जाएगा। कॉपर प्लस टू विल टेक टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर, तो ये कॉपर यहां पे चिपक जाएगा। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि यहाँ पे भाई ये अंगूरों का एक गुच्छ है, एक ये गुच्छ है, तो यहां से अंगूर उतर उतर के यहाँ पे लगते चले जा रहे हैं, तो ये छोटा होता जाएगा और ये बड़ा होता चला जाएगा। इसका मैस कम होगा, इसका मैस जो है वो बढ़ेगा, ये डिसॉल्व होगा, इसका मैस बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस पे ये कॉपर जो है वो लगता चला जा रहा है, और सोल्यूशन की कोई चीज इस्तेमाल नहीं होगी। तो सोल्यूशन का जो कलर होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। कॉपर सल्फेट आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम ब्लू कलर का होता है, तो इसका कलर ब्लू ही रहेगा। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस फिर आप लोगों ने जब लिखनी है मेरे बच्चों, तो वो क्या लिखनी है, पहली ऑब्जर्वेशन एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल डिसॉल्व्स। ठीक है जी, दूसरी क्या होगी, कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल इंक्रीजेस इन मैस। और इसके ऊपर क्या चीज लगती है, कॉपर लग रहा है यहाँ पे। तो कॉपर किस कलर का होता है, लास्ट टाइम बताया था, कम ऑन, रेडिश ब्राउन या पिंक। ठीक है, पिंक। एंड पिंक सॉलिड डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है जी, और आखिरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, द ब्लू सॉल्यूशन स्टेज ब्लू, वो ब्लू रहेगा। ठीक है, पेपर में इनसे रिलेटेड जो है ना, एनोड और कैथोड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में। उसमें लिखा होता है कि एनोड का मास, यहाँ पे एनोड यानी मास लिखा होता है, मास ऑफ एनोड। ठीक है, और दूसरा मास ऑफ कैथोड, और इधर लिखा होता है टाइम, इधर भी लिखा होता है टाइम।
तो एनोड का मास क्या होगा, कम होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये इस तरीके से कम होता जाएगा। जबकि कैथोड का मास जो है वो ज्यादा होगा। जीरो तो ये नहीं होता, कैथोड का पहले भी कुछ ना कुछ मास था, तो यहां से रख के और ये ज्यादा होता जाएगा इस तरीके से। तो पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ सकता है। हम लोग जब इसकी पास पेपर की प्रैक्टिस अभी करेंगे ये टॉपिकल के, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आप लोगों की रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का हमें फायदा कहां कहां पे होता है भाई, ये क्यों करवाते हैं? तो इसके दो एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस मेरे बच्चों, इसका सबसे पहला जो फायदा हमें होता है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये इसका डोमेस्टिक यूज होता है। डोमेस्टिक यूज का मतलब कि घरेलू सतह पे हम लोग जो है वो इसको करते हैं जी। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सपोज करें कि आपके पास जनाब एक स्पून है। ठीक है, यानी स्पून का मतलब कि एक चमचा है आप लोगों के पास। ठीक है, जिसको तुम लोगों ने जो है सिल्वर प्लेटेड करना है। तो भाई एक स्पून जो है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखें जी, स्पून जैसी कोई चीज बनी हुई है यार। ठीक है जी, ये स्पून बन गया, दिस इज द स्पून। अब जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, और किस चीज की करनी है? सिल्वर की। तो सिल्वर का एक रॉड जो है वो एनोड पे लगा लो, तो ये सिल्वर लगा लो इधर। ठीक है, ये एनोड बन जाएगा और ये वाला स्पून जो है ये कैथोड बन जाएगा। और सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो है वो जिस चीज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सिल्वर की करनी है, तो सिल्वर का कोई भी एक कंपाउंड ले लें, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर फॉस्फेट, कोई भी सिल्वर का कंपाउंड ले लें जो पानी में सोलुबल हो, उसको पानी में डिसॉल्व करें तो सिल्वर आयंस बन जाएंगे। तो यहां पे आप लोगों ने क्या लेना होता है? सिल्वर कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आपको कोई कंपाउंड नाम याद आ रहा हो ना, तो नाइट्रेट ले लिया करो। तो सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट Ag पॉजिटिव NO3 - 1। चूंकि मैंने कहा पानी में डिसॉल्व करना है तो वाटर के भी आयंस बनेंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। समझ लगी है? अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखते जाएं। एवरीबॉडी जस्ट लिसन। इफ यू लुक अप हियर, दिस वन इज मेड अप ऑफ सिल्वर और सिल्वर के आयन सॉल्यूशन में मौजूद हैं। तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, तो इसमें क्या होगा, यहां से सिल्वर टूट के सिल्वर आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करते हुए आएंगे, सिल्वर आयन यहां से और उसके ऊपर चिपक जाएगा। ये तो मैं तुम्हें बहुत स्लो स्लो बता रहा हूं, ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है कि ये चम्मच है, इसको तुम लोग डबो के बाहर निकालोगे तो भाई उसके ऊपर पूरी एक लेयर जो है वो इतनी स्पीड से नैनो सेकंड्स में जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना वो चिपक जाती है जाके। और ये अगर तुम चाहते हो कि थिक प्लेट इसके ऊपर आ जाए, तो भाई ये जो करंट है बैटरी का ये डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी इधर को जा रहा है, ये दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। ज्यादा टाइम के लिए करंट पास करो, टाइम ज्यादा दो और करंट की अमाउंट बढ़ा दो, तो इसके ऊपर एक थिक लेयर जो है वो आ जाएगी। समझ लगी है? तो इसके पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं तुमने? द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड should be made as कैथोड। फॉर एग्जाम्पल स्पून, ताकि तुम लोगों को याद रहे कि भी जिस चीज पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो हमेशा कैथोड बनना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी चीज, द सब्सटेंस whose layer has to be plated on object to be made as एनोड। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, ये Eg का मतलब जो है यार फॉर एग्जाम्पल होता है। ठीक है, और आखिरी चीज
द इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा जी, तो ये इसी चीज को मैं यहां पे आगे लिख रहा हूं, द इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो लिक्विड चीज है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है, शुड कंटेन द आयंस, बल्कि आयंस नहीं, द एक्वस आयंस of that metal whose layer has to be plated on object. ठीक है जी, everyone got it? Yes, sir. अच्छा जी, अब आइए दूसरी चीज पे। दूसरा इसका हमें फायदा क्या होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस का? दूसरा फायदा इसका होता है मेकिंग impure metals as pure। ठीक है जी, कि इम्प्योर मेटल्स को आप लोग जो है वो प्योर कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये इसका दूसरा एडवांटेज है, और ये जो इसका एडवांटेज है दैट इज द इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, ये इसका कमर्शियल यूज है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका डोमेस्टिक यूज है कि घरों में कुछ छोटी मोटी चीज को इलेक्ट्रोप्लेट हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। ये इसका लार्ज स्केल यूज नहीं है, लेकिन ये इसका लार्ज स्केल यूज है, मेकिंग इम्प्योर मेटल्स एज प्योर। तो इसके लिए मेरे प्यारे और बहादुर बच्चों, हम लोगों ने क्या करना होता है, अगर आपके पास सपोज करें कि ये एक इम्प्योर मेटल का रॉड है, ठीक है जी, दिस इज इम्प्योर मेटल रॉड, ये इम्प्योर मेटल का रॉड है, इसमें चार मेटल्स मौजूद है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड कॉपर। ये चार मेटल्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इनमें से हम लोग किसको प्योर करते हैं, जिंक को प्योर करते हैं। सपोज करो जिंक हमें बीच में से निकालना है, तो दूसरी तरफ मेरे बच्चों आप लोगों ने जिस मेटल को प्योर, जरूरी नहीं कि जिंक को करना है यार, आयरन को कर लो, मैग्नीशियम को कर लो, कॉपर को कर लो, जो सी मर्जी आप लोग कर सकते हो इस तरीके से। हमें जिंक को करना है, तो दूसरी तरफ हम लोग एक प्योर जिंक का रॉड लगा देंगे, प्योर जिंक रॉड। ठीक है जी, जो प्योर जिंक का रॉड है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और जो इम्प्योर रॉड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर देंगे, यानी इम्प्योर रॉड एनोड बन जाएगा और प्योर रॉड आपका कैथोड बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा होना चाहिए, जिस मेटल की तुम लोगों ने प्यूरिफिकेशन करनी है, जिंक की करनी है, तो जिंक का कोई भी कंपाउंड ले ले, जिंक नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, उसको पानी में डिसॉल्व कर ले। ठीक है जी, तो जिंक कंपाउंड, जिंक कंपाउंड, ठीक है जी, डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व करना है, ये ध्यान में रखें, मोल्टन फॉर्म में नहीं ले सकते, ये ध्यान में रखना है तुम लोगों ने। ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में मोल्टन चीज नहीं लेते, मोल्टन चीज वो हम लोग जो इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस की थी उसमें ले सकते हैं, यहां पे नहीं ले सकते। अच्छा जी, जिंक क्लोराइड ले लेते हैं, तो जिंक आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, पानी के आयन है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है जी, तो जिंक क्लोराइड हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें होगा क्या, इसका तरीकाकार क्या है, अब ये चीज बड़े ध्यान से पहले सुन लो सारे, उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, ये बुक्स वगैरह में नहीं है। यहां पे ये जिंक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, अब यहां पे होगा क्या, ये चीज बुक्स में नहीं है, लेकिन पेपर में जो है ना ये रिसेंट ईयर्स में एक क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ठीक है, तो यू शुड नो अबाउट इट। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहली चीज, दिस सॉल्यूशन इज रिएक्टिव फॉर द जिंक, एनोड को देखना है जिस चीज का बना हुआ है, एनोड में चार मेटल्स मौजूद हैं, तो उनमें से सिर्फ जिंक के लिए ये सॉल्यूशन रिएक्टिव है क्योंकि जिंक के आयंस मौजूद हैं। एनोड को चेक किया जाता है, एनोड से रिएक्टिव इलेक्ट्रोड का पता चलता है। तो भाई होगा क्या, जिस मेटल की प्योरिफिकेशन करनी है उसके जो एटम हैं वो टूट के आयन बन जाएंगे,
और इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। आयन आयन सॉल्यूशन से और इलेक्ट्रॉन वाई से ट्रेवल करते हुए यहां पे आ गए और ये इसके साथ जाके जो है वो जुड़ जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बाकियों के साथ क्या होगा यार, ये जो मैग्नीशियम आयरन और कॉपर है इनके साथ क्या होगा, अब ये चीज समझने वाली है। अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, ये मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज लास्ट टाइम बताई थी। ठीक है। जो बुक है ना उस एल्यूमिनियम नहीं लिखा हुआ रिएक्टिविटी सीरीज। सॉरी। जो बुक में है ना, बुक में एल्यूमिनियम नहीं लिखा हुआ, नेट पे सर्च किया था तो उसमें टिन भी आ रहा था रिएक्टिविटी सीरीज। ये एल्यूमिनियम है। सर ये बुक में नहीं लिखा हुआ रिएक्टिविटी सीरीज में। और यार ना लिखा हो भाई, ना लिखा हो, बुक में तो कई और भी मेटल्स लिखी होंगी, लेकिन ये असल में तुम लोगों के जो कैम्ब्रिज के सिलेबस में यूज होती है वो ये वाली होती है, मैं वो ले रहा हूँ। बुक कभी भी आपके पूरे कोर्स को अबान कंप्लीट नहीं करती बेटा। ठीक है, मैं यहाँ ठीक पे है सर। आपको जो है ना वो डिफरेंट बुक्स का मिक्सचर समझा रहा हूँ। ये 15 किताबों का मिक्सचर है। 15 किताबों से अच्छी अच्छी चीजें निकाल के तुम लोगों को शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ यार। और ये जो मैं चीजें यहाँ पे लिखवाता हूँ, ये समझो कि ये तुम्हारे आंसर्स होते हैं जो तुम लोगों ने पास, ये मेरे नोट्स जो हैं दे आर नॉट नॉर्मल नोट्स। पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो तुम लोगों ने यही आंसर लिखना है। ये समझो कि आंसर है, ये वर्डिंग है आंसर्स की। ठीक है। अच्छा, एनीवेज, यहां पे देखिए जी, जिंक किधर है, जिंक तुम्हारा जो है ये इसने तो जाके यहां पे लग गया। अब जो मैग्नीशियम इससे ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक से जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी भाई उसका एटम टूट के सॉल्यूशन में आयन बना देगा। ये मैग्नीशियम आयन बना देगा, लेकिन ये डिस्चार्ज नहीं हो सकता, सॉल्यूशन के अंदर ये वारा फिरता रहेगा। लेकिन जो इससे लेस रिएक्टिव मेटल है, आयरन और कॉपर, वो इससे नीचे हैं, ये लेस रिएक्टिव है। ये लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनके एटम्स जो है वो नीचे जो है वो गिर पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लज, यानी स्लज की फॉर्म में ये आयरन और कॉपर ये नीचे गिर पड़े। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। बच्चे क्या करते हैं, जिंक को डिस्चार्ज करवा देते हैं, बाकी चीजों को वो कहते हैं कि सारी नीचे गिर पड़ी। नहीं, इसमें वो मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव है उस मेटल से जो कि प्योरीफाई हो रही है, वो नीचे नहीं गिरेगी, वो आयन बना देगी, सॉल्यूशन में आ जाएगी और उसके आयन डिस्चार्ज नहीं कहीं भी होंगे, सॉल्यूशन के अंदर ही फिरते रहेंगे। लेकिन वो मेटल जो कि इनसे लेस रिएक्टिव है, उनके एटम नीचे गिर पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्लज। समझ लगी है? तो इस तरीके से मेरे बच्चों सारा जिंक किधर लग गया, मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में आ गया, और आयरन और कॉपर जो है वो नीचे जो है वो गिर पड़े। जी बेटा, बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सॉल्यूशन से गर्ज नहीं है बेटा। हमें तो गर्ज है कि भाई जिंक हमारा प्योरीफाई हो जाए, क्योंकि हम कर ही देखो ना जिंक की प्योरिफिकेशन रहे। हमें गर्ज नहीं है उसके आयन बनते हैं, बनते रहे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, बन जाए। समझ लगी है बात की? ठीक है, तो इस तरीके से मेरे बच्चों इसका जो है वो होता है। तो इसके मैं पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो आप लोगों को, ये बल्कि रब कर दूं यार, यहाँ पे लिख देता हूं, ये रब कर दूं। अच्छा जी, सो इसको लिखते हैं, द इम्प्योर मेटल रॉड शुड बी मेड एज एनोड। ठीक है जी। अगला लिखें, द प्योर मेटल रॉड whose purification has to be carried out, should be made as cathode। ठीक है जी। द इलेक्ट्रोलाइट
मसलन यहाँ पे जिंक लिख दें, ठीक है जी, और इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन the ions of that metal whose purification has to be done, like zinc ions. ठीक है जी, the metal atoms in impure rod which are more reactive than the metal to be purified should come in the solution in the form of ions. ठीक है जी, and the metal atoms in impure rod which are less reactive than the metal to be purified should fell down at the bottom of electrolytic cell in the form of sludge, like neutral atoms. ठीक है जी, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल एटम्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा जी प्योरिफिकेशन का। अगर तुम लोगों ने सपोज करो कि आयरन को प्योर करना होता, सपोज करो आयरन को, तो यहाँ पे प्योर आयरन का रॉड लगा देते, सॉल्यूशन में आयरन का कोई कंपाउंड पानी में डिसॉल्व कर लेते। अब यहाँ से जो आयरन के एटम्स है वो टूट के यहाँ पे लगते जाते, मैग्नीशियम और जिंक के जो एटम्स है वो आयंस बना देते, क्योंकि दोनों जिंक और मैग्नीशियम दोनों रिएक्टिव हैं आयरन से, तो इनके आयंस बन जाते। जबकि कॉपर जो है वो आयरन से नीचे है, तो इसके जो एटम है वो नीचे गिर पड़ते इन द फॉर्म ऑफ स्लज। समझ लग गई मेरे बच्चों? तो इस तरीके से जो है वो आप लोगों की इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस दैट वुड टेक प्लेस। दैट्स इट फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।